नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। बीएसपी से कांग्रेस में शामिल विधायक को वोटिंग से रोकने की मांग, राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती। मोहम्मद पैगंबर पर विदेश मंत्रालय का बयान, सरकार किसी भी डिबेट में दिए गए बयान का नहीं करती समर्थन। मुंबई की विशेष अदालत से झटके के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे नवाब मलिक और अनिल देशमुख। शुक्रवार को होने वाले राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए एक दिन की जमानत का किया अनुरोध। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 428 अंकों की उछाल के साथ 55,320 पर हुआ बंद। निफ्टी 122 अंक की उछाल के साथ 16,478 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। तो आज देश के नए राष्ट्रपति के चुनावों का ऐलान हो गया। देश के मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो रहा है। अगले राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेंगे। तो क्या है राष्ट्रपति चुनाव का पूरा कार्यक्रम, इस बारे में हम आपको देंगे जानकारी। साथ ही कल यानी 10 जून को 4 राज्यों में होने वाले राज्यसभा की 16 सीटों की वोटिंग के समीकरण के बारे में भी होगी विस्तार से चर्चा। इसके साथ जानेंगे नुपुर शर्मा के मामले में बढ़ते विरोध के बीच किस किस पर दर्ज हुई एफआईआर और नुपुर की गिरफ्तारी को लेकर क्या चल रहे हैं प्रयास। बात करेंगे केंद्र की एजेंसियों के खिलाफ विपक्ष की रणनीति की, और साथ ही ये भी जानेंगे कि मोदी राज में देश की शिक्षा के स्तर पर क्यों आ रही है गिरावट। इन खबरों के अलावा दूसरी और खबरों से भी हम आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन आइए बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, देश में नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान कर दिया। 21 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति का नाम साफ हो जाएगा, क्योंकि इस दिन राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना कराई जाएगी। दोपहर तक परिणाम आने की संभावना जताई जा रही है। तो क्या है राष्ट्रपति चुनाव का पूरा कार्यक्रम, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश में राष्ट्रपति चुनाव कब होंगे, ये सवाल तब से उठ रहा है जब से 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए हैं। लेकिन आज सभी का इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीख का ऐलान तो किया ही, साथ ही क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या नियम होंगे, इन सब के बारे में भी जानकारी दी। चुनाव आयोग ने बताया कि 15 जून को अधिसूचना जारी होगी, 29 जून तक नामांकन होगा, 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होगा, 21 जुलाई को वोटिंग की गिनती होगी। चुनाव में वोटिंग के लिए विशेष इंक वाला पेन मुहैया कराया जाएगा। वोट देने के लिए 1, 2, 3 लिखकर पसंद बतानी होगी। पहली पसंद ना बताने पर वोट रद्द हो जाएगा। वोटिंग के लिए राजनीतिक दल व्हिप जारी नहीं कर सकेंगे। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सदस्यों को वोटिंग का अधिकार होगा। राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य वोट नहीं डाल पाएंगे। राज्यसभा के महासचिव चुनाव प्रभारी होंगे। इसके अलावा चुनाव आयुक्त ने कोरोना प्रोटोकॉल के पालन का भी निर्देश दिया। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा है। इससे पहले देश का अगला और 16वां राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा, यानी 21 जुलाई को देश को नए महामहिम मिलेंगे। जहां इस बार 18 जुलाई को चुनाव हो रहा है, तो पिछली बार 17 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति चुनाव हुए थे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनने के लिए आम लोग वोट नहीं करते हैं। इसके लिए विधायक, लोकसभा और राज्यसभा सांसद, राज्य विधानसभा के सदस्य ही वोट डाल सकते हैं। देश के 16वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए राज्यसभा के 233 सांसद, लोकसभा के 543 सांसद, यानी कुल 4,09,08 वोटर्स वोट डालेंगे। 18 जुलाई को वोटिंग और 21 जुलाई को काउंटिंग। इसी दिन तस्वीर हो जाएगी साफ। इस बार राष्ट्रपति चुनाव का मुकाबला काफी कड़ा दिखाई दे रहा है। परिणाम किधर जाएगा अभी कहना जल्दबाजी होगी। राष्ट्रपति चुनावों से पहले सभी की नजरें कल 4 राज्यों की 16 सीटों की वोटिंग पर भी टिकी हैं। कल ही शाम 5 बजे से काउंटिंग भी होगी। तो कहां किस किस के बीच है मुकाबला, देखते हैं ये रिपोर्ट। 4 राज्यों में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। 16 सीटों के राज्यसभा चुनाव के लिए 10 जून को मतदान होना है। इसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक शामिल है। पार्टी को हॉर्स ट्रेडिंग और क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। ऐसे में क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए पार्टियों को अपने विधायकों को रिजॉर्ट्स में छिपाना पड़ रहा है। विधायक इधर उधर ना हो, इसके लिए कड़ी पहरेदारी भी हो रही है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों पर चुनाव है।
एक सीट जीतने के लिए 41 वोटों की जरूरत है। एमवीए के पास 152 विधायक हैं, लेकिन जेल में बंद नवाब मलिक और अनिल देशमुख को कोर्ट ने वोटिंग की इजाजत नहीं दी है। ऐसे में एमवीए विधायकों की संख्या 150 रह गई। एमवीए के 3 सदस्य आसानी से जीत जाएंगे। इसके बाद 27 वोट अतिरिक्त बचेंगे। एमवीए के चौथे उम्मीदवार को जीतने के लिए 14 वोटों की जरूरत है। दूसरी ओर बीजेपी के पास 106 विधायक हैं और उसके पास 2 सीट जीतने के बाद 24 वोट अतिरिक्त हैं। बीजेपी उम्मीदवार को 17 वोटों की जरूरत है। ऐसे में सत्ता की चाबी 29 निर्दलीय विधायकों के पास आ गई है। तो राजस्थान की 4 सीटों के लिए सीधी फाइट है। कांग्रेस से 3 उम्मीदवार मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी मैदान में उतरे हैं, तो बीजेपी के घनश्याम तिवारी मैदान में हैं। बीजेपी के समर्थन से सुभाष चंद्रा भी चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान में एक सीट जीतने के लिए 41 वोटों की जरूरत है। कांग्रेस के पास 108 और बीजेपी के 71 विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस 2 सीट आसानी से जीत रही है, जबकि बीजेपी के घनश्याम तिवारी की जीत भी तय है। मुकाबला कांग्रेस के प्रमोद तिवारी और सुभाष चंद्रा के बीच है। हरियाणा में 2 ही सीटों पर चुनाव है, लेकिन निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा ने यह मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। शर्मा को बीजेपी का समर्थन भी मिला हुआ है। उन्हें जीतने के लिए 31 वोट चाहिए। वो कांग्रेस के अजय माकन के लिए चुनौती बन गए हैं। वहीं माकन के लिए जीत तभी संभव है जब कांग्रेस के खेमे में कोई सेंध ना लगे। 71 कांग्रेस विधायकों में से कम 30 विधायकों के वोट उन्हें मिले। वहीं चर्चा ये भी हो रही है कि पार्टी के 3 विधायकों ने अपने सभी ऑप्शन खुले रखे हैं। ऐसे में बार्गेनिंग और क्रॉस वोटिंग की पूरी संभावना बन रही है। चौथे राज्य कर्नाटक में 4 सीटों पर राज्यसभा चुनाव है। यहाँ पहले माना जा रहा था कि यहाँ आसानी से चारों उम्मीदवारों को जीत मिल जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने प्रदेश महासचिव मंसूर अली को अपना दूसरा उम्मीदवार बनाकर पेच फंसा दिया है। इसके बाद बीजेपी ने भी मौजूदा एमएलसी लहर सिंह को अपना तीसरा उम्मीदवार बनाया है। 224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा में एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 45 विधायक चाहिए। कांग्रेस के पास 70 विधायक हैं। पार्टी ने जयराम रमेश और मंसूर अली खान को मैदान में उतारा है, यानी कांग्रेस को दूसरी सीट के लिए 20 और वोट चाहिए। बीजेपी के पास 121 विधायक हैं। पार्टी ने निर्मला सीतारमण, कन्नड़ फिल्म अभिनेता जग्गेश और लहर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में बीजेपी को 14 अतिरिक्त वोट चाहिए। जेडीएस के पास 32 विधायक हैं। जेडीएस ने डी कुपेंद्र रेड्डी को मैदान में उतारा है। रेड्डी को 13 और विधायकों का समर्थन चाहिए। राज्यसभा चुनावों का परिणाम तो कल सामने आ जाएगा, लेकिन नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी कब होगी, इस पर सवाल बना हुआ है। नुपुर के खिलाफ शहर शहर एफआईआर पर एफआईआर दर्ज हो रही है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की कोई कोशिश नहीं हो रही है। नुपुर की गिरफ्तारी की मांग करने वालों की गिरफ्तारी की जरूर तैयारी हो रही है। अब तो एआईएमआईएम चीफ ओवैसी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई है। देश में लगातार मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ बयानबाजी की वजह से मोदी सरकार बैकफुट पर है। पूरी दुनिया में नुपुर शर्मा के विवादित बयान ने तूफान ला दिया है। अब तक 15 से ज्यादा मुस्लिम देश नुपुर के बयान को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ अपना ऐतराज जता चुके हैं। अब देश में नफरती बयान देने वालों की खैर नहीं होगी। आज दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की साइबर यूनिट ने नफरत वाले बयान और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर एफआईआर दर्ज की है। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उनमें असदुद्दीन ओवैसी, नवीन कुमार जिंदल, शादाब चौहान, सबा नकवी, मौलाना मुफ्ती नदीम, अब्दुल रहमान, गुलजार अंसारी, अनिल कुमार मीणा, पूजा शकुन शामिल हैं। इन लोगों पर अलग अलग धर्मों के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सामाजिक सद्भावना खराब करने की कोशिश का आरोप है। तो वहीं पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी करके खबरों में छाई बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा सहित 9 लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन आज ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के फौरन बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर अचानक एआईएमआई के कई कार्यकर्ता जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया है। नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर ओवैसी लगातार तीखी बयानबाजी कर रहे हैं, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है। यहाँ तक कि अरब देशों ने भी नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर मोदी सरकार से माफी मांगने को कहा है। बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया है। बीजेपी की तरफ से एक खत जारी करके कहा गया कि इस तरह की टिप्पणी से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिलहाल ये मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है।
अब देखना है कि दिल्ली पुलिस की एफआईआर के बाद इन लोगों की गिरफ्तारी होती है या नहीं। नुपुर की गिरफ्तारी को लेकर सवाल बना हुआ है। इसे लेकर देश में जमकर राजनीति हो रही है, लेकिन फिर भी देश में धार्मिक विवादों पर कोई रोक नहीं लग रही है। अब एक और विवाद सामने आ गया है, जब 3 फकीरों को रोककर उनका उत्पीड़न किया गया और इसका वीडियो भी बनाया गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में 3 फकीरों के साथ अभद्रता का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल युवक पहले फकीरों के नाम पूछता है, नाम पता नहीं बताने पर आधार कार्ड मांगता है, लेकिन फकीर आधार कार्ड दिखाने पर तैयार नहीं होते हैं तो युवक भड़क जाता है और डंडा लेकर फकीरों से जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं और उठक बैठक भी करवाई जाती है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो वही पुलिस का कहना है कि ये फकीर नहीं बल्कि मुस्लिम युवक थे जो फकीरों के भेष में गांव में घूम रहे थे। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस का ये जवाब सुनकर जहन में सवाल आता है कि अगर मुस्लिम लोग होंगे तो क्या उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा? देश में अब सिर्फ क्या हिंदुओं को ही खुलकर जीने का अधिकार है, मुस्लिमों के पास कोई अधिकार नहीं है? खैर, ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में कई बार मुस्लिम लोगों के साथ इस तरह का अत्याचार हो चुका है। 10 अगस्त 2021 में कानपुर के बर्रा इलाके में मुस्लिम ई रिक्शा चालक से जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए गए थे। बताया गया था कि युवक को 4 बाइक सवारों ने रोका और टोपी पहनने का विरोध किया। इस केस में बजरंग दल का नाम भी सामने आया था। इसके अलावा 12 जुलाई 2021 में उन्नाव में मदरसे के बच्चे से जय श्री राम के नारे लगवाने का मामला सामने आया था। यहाँ मदरसे के बच्चे दोपहर को नमाज पढ़ने के बाद क्रिकेट खेलने गए थे। इस दौरान 4 लोगों ने उन्हें पीटा और उन पर जय श्री राम बोलने का दबाव डाला। बच्चों के कपड़े फाड़े गए और उनकी साइकिलों को तोड़ दिया गया था। यानी जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है तभी से इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं। देश में हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि अब लोगों से आधार कार्ड मांगकर उनकी पहचान की जाती है और युवक की पहचान अगर मुस्लिम हो जाए तो उससे जबरदस्ती राम के नारे लगवाए जाते हैं। देश में नफरत की राजनीति तेजी से फैल रही है और इस राजनीति की भेंट अब ऐतिहासिक धर्मस्थल और स्मारक भी चढ़ रहे हैं। मथुरा और काशी की मस्जिदों को लेकर भी विवाद चल रहा है। दिल्ली की कुतुब मीनार भी विवादों में आ गई है। इसे लेकर कोर्ट में याचिका लगाई जा रही है। आज एक याचिका पर सुनवाई भी थी, तो क्या कहा कोर्ट ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में इन दिनों एक साथ न जाने कितने ऐसे मुद्दे चल रहे हैं जिसने देश की दुर्दशा कर दी है। ज्ञानवापी विवाद पर अभी सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी कि बीच में एक नया विवाद खड़ा कर दिया गया और वो विवाद था कुतुब मीनार में पूजा करने की मांग करना। हालांकि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि पिछले 800 सालों में यहाँ कभी पूजा नहीं हुई है, तो अब ये अधिकार क्यों दिया जाए। वहीं आज इस मामले में एक बार फिर सुनवाई हुई। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने कुतुब मीनार परिसर में पूजा के अधिकार को लेकर हिंदुओं और जैन समुदाय की याचिका पर फैसला टाल दिया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में नए सिरे से एक याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट इसे देखेगा और सुनेगा, जिसकी वजह से आज इस मामले पर कोई फैसला नहीं सुनाया गया। इससे पहले 24 मई को अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कोर्ट में कहा था कि कुतुब मीनार परिसर के अंदर हिंदू मूर्तियों के अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये एक विश्व धरोहर है जहां पूजा करने के मौलिक अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता। वहीं अब 24 अगस्त को इस मामले में सुनवाई होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विवाद को बढ़ाने के लिए महाराणा प्रताप संगठन ने कुतुब मीनार के अंदर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो काफी वायरल हो रहा है, जिससे साफ हो जाता है कि कुछ संगठन इस मामले को ठंडा नहीं होने देना चाहते। कुतुब मीनार पर भी विवाद, नए सिरे से सुनवाई की तैयारी। इस बीच विपक्ष भी तैयारी में जुटा है। जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार विपक्षी दलों पर ईडी के जरिए दबाव बना रही है, उसके खिलाफ अब कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। तो क्या है कांग्रेस का प्लान, देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने की कोशिश करती है। वहीं विपक्ष का तो यहाँ तक कहना है कि सरकार जांच एजेंसियों को अपने इशारे पर चलाती है और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। और पिछले कुछ सालों में ऐसा लगातार देखने को मिला है कि जो भी सरकार के खिलाफ बयान देता है वो ईडी सीबीआई की रडार पर आ जाता है और किसी न किसी मामले में उसे फंसा दिया जाता है।
और अब तक कई विपक्षी पार्टियों के वरिष्ठ नेता इन एजेंसियों की रडार पर आ चुके हैं। वहीं जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं वहां भी ये एजेंसियां एक्शन में नजर आती हैं और हाल ही में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में ये देखने को मिला। वहीं पिछले दिनों फारूक अब्दुल्ला, सत्येंद्र जैन, इन सबको निशाने पर लिया गया। तो वहीं ये जांच एजेंसियां अब देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के आला कमान को परेशान करने की जुगत में लग गई हैं और इसी के चलते नेशनल हेराल्ड केस के जरिए अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अब कांग्रेस ने सरकार की इस नीति का भी मुकाबला करने की रणनीति बना ली है। बता दें कि आगामी 13 जून को राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी है। ऐसे में कांग्रेस उनकी पेशी से पहले शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुट गई है और इसके लिए सांसदों के साथ पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ ईडी दफ्तर तक मार्च कर सकते हैं। यानी कांग्रेस सरकार की ये मनमानी और नहीं चलने देगी। ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या कांग्रेस को उसकी इस मुहिम में दूसरे दलों का भी साथ मिलेगा, क्योंकि इस समय शायद ही कोई पार्टी है जिसके नेताओं के घर ईडी या सीबीआई के छापे ना पड़े हो, चाहे वो शिवसेना, सपा, एनसीपी, आप, कोई भी पार्टी हो। ऐसे में दावा तो ये भी किया जाता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती को भी सरकार ने इन एजेंसियों का डर दिखा रखा है, जिसके चलते वो चुप हैं। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती है, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में सरकार की इस मनमानी के खिलाफ कांग्रेस ने प्लान बनाया है। देखना होगा इसमें उसे कितनी सफलता मिलती है और उसे किन दलों का साथ मिलता है। और बुलेटिन के आखिर में बात देश में गिरते शिक्षा के स्तर की। मोदी के राज में देश की स्थिति बिगड़ती जा रही है, चाहे बात स्वास्थ्य सेवाओं की हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र की। हर तरफ केवल निराशा ही है। अब उच्च शिक्षा विश्लेषक ने यूनिवर्सिटी के प्रदर्शन के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की रैंकिंग के जो आंकड़े सामने आए हैं वो मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा करते हैं। कहा जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तभी बढ़ोगे, लेकिन भारत में जब अच्छी शिक्षा व्यवस्था ही नहीं होगी तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, तरक्की कैसे करेंगे, अपने भविष्य को उज्जवल कैसे करेंगे। ना तो स्कूलों का स्तर बढ़ रहा है और ना ही विश्वविद्यालय अपनी रैंकिंग में सुधार कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि मोदी के राज में तो शिक्षा का बंटाधार हो रहा है। सामने आए ताजा आंकड़े गिरती शिक्षा व्यवस्था की कहानी को बयां करते हैं। देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे प्रमुख विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय रैंकिंग में फिसल गए हैं, जबकि भारतीय प्रौद्योगिकी स्थान IIT दिल्ली इस बार 11 स्थान ऊपर यानी 174वें स्थान पर पहुंच गया है। वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषक ने यूनिवर्सिटीज के प्रदर्शन के बारे में दुनिया के सबसे लोकप्रिय तुलनात्मक आंकड़ों का 19वां संस्करण जारी किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी इस रैंकिंग में अपने पहले के 501 से 510 सेक्शन से फिसलकर 521 से 530 कैटेगरी में आ गया है। वहीं JNU की रैंकिंग जो पहले 561 से 570 के बीच थी, अब घटकर 601 से 650 ब्रैकेट में आ गई है। जामिया मिलिया इस्लामिया जो पिछले साल 751 से 800 के बीच था, वो अब 801 से 1000 के बीच है। रैंकिंग से पता चला है कि जामिया हमदर्द पिछले संस्करण में 1001 से 1200 के ब्रैकेट में था, जो इस बार गिरकर 1201 से 1400 ब्रैकेट में आ गया है। दिल्ली के बाहर के विश्वविद्यालयों में हैदराबाद विश्वविद्यालय 651 से 700 से गिरकर 751 से 800, जादवपुर विश्वविद्यालय 651 से 700 से गिरकर 701 से 750 और IIT भुवनेश्वर 701 से 750 से गिरकर 801 से 1000 की कैटेगरी में आ गया है। ये आंकड़े साफ बयां कर रहे हैं कि देश में शिक्षा की स्थिति क्या है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।